श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन की सीरीज शुरू की गई थी, आज इसके सेकंड पार्ट में हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक नॉर्मल सा बात ध्यान रखना, आपको पता है कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। पर 14 नवंबर के 2 महीने पहले एक डे और मनाया जाता है, उसे हम हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि चिल्ड्रन डे के 2 महीने पहले, तो 2 महीने चिल्ड्रन डे होता है नवंबर में, तो उसके 2 महीने पहले आएंगे तो सितंबर, तो इट मींस की 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो 14 सितंबर इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। कुछ चीजें होती है हमें पता होती है, पर पता होने के बावजूद भी हम उनको गलत कर देते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां मतलब कंठ से निकलने वाली, जो हमारे गले से, हमारे कंठ से जो ध्वनियां आती हैं वो कौन सी हैं। ध्यान देना, हमने एक श्लोक जरूर पढ़ा, अकु विसर्जिया नाम कंठा, कि जो कवर्ग वाली, जो वर्ग का प्रथम वर्ग है कवर्ग, उसमें जो ध्वनियां निकलती हैं वो कंठ से निकलती हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया क ख य र च ज ट और ण, तो मैंने क्या बोला कंठ से, क ख ग घ, ये कहां से निकलती है कंठ से। तो क ख भी मतलब कवर्ग का पहला ही जो पहला वर्ग है उसके 2 वर्ण जो है कवर्ग के, क और ख, क ख इज द राइट आंसर। और ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो प्रश्न आपका रहेगा कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी मूर्धन्य व्यंजन बात यह थी कि सबसे पहले जानना ही जरूरी कि मूर्धा एक्चुअल में है क्या। पर यहाँ पे मैंने ऑप्शन को देखेंगे ढ ग ज झ ढ ढ फ फ, मूर्धा एक्चुअल में है क्या। जो हमारी जीवा होती है, तो जीवा सीधा काम कर रही है, जब जीवा मुड़ के हमारे तालु को टच करती है, मतलब जीवा का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग ग, जीवा बिल्कुल सीधी है, ये भी नहीं हो सकता। ज झ, ये भी नहीं हो सकता। अड़ 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 में क्या हुआ, हमारी जीवा उल्टी हो गई। जब जीवा उल्टी होकर तालु को टकराती है वो मूर्धन्य, जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन सी ड ड, ये है हमारे मूर्धन्य व्यंजन। ध्यान रखें, जब जीवा कभी भी उल्टी होकर टकराती है हमारे तालु के साथ, उसे मूर्धन्य बोला जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहे हैं, अगले प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हिंदी वर्णमाला में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हमारे दिमाग में अभी तक ये होगा कि 52, परंतु मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, 2024 में क्या हुआ कि एक वर्ण और ऐड हो चुका है। 42 कैसे थे, 11, 16, 33 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की बात की जाए तब तो आते हैं 44। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की बात की जाए तब तो 44। जब कुल वर्णों की या मूलतः वर्णों की बात की जाए तब कितने आएंगे, पहले 52 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि एक वर्ण एक और ऐड हो चुका है, उसका नाम है विशिष्ट व्यंजन, और उसको लड़ के नाम से संबोधित किया जाता है। और उसका सिंबल कैसा रहेगा, इन्फिनिटी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये जो है इसका सिंबल रहेगा और इसको लड़ बोला जाता है। और ये जो व्यंजन आया है इसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। तो पहले 52 थे, अभी क्या हुआ कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो हो चुकी है वो 53। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन पे थोड़ा सा ध्यान देते रहना प्रश्नों पे, क्योंकि ये जो प्रश्न बोले जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे य किस वर्ग के व्यंजन है, य। अभी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तालव्य, उष्म, अंधस्थ और ओष्ठ। मैंने बात की थी व्यंजनों की, व्यंजन कितने प्रकार के व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन जो कि 25 है वर्ग वाले, उसके बाद आते हैं संघर्षी श श स ह जो कि संघर्ष करते हैं, और तीसरा इसका पार्ट है अंधस्थ। अंधस्थ कौन से है, य र ल व। तो य र ल व कौन से हैं, अंधस्थ व्यंजन। इसका सी इज द राइट आंसर। इन पे थोड़ा सा प्रश्नों पे ध्यान देते रहना, क्योंकि हिंदी है, हिंदी को हम नॉर्मल समझते हैं, बट हिंदी में ही जो है मैक्सिमम परसेंटेज बनती है। अनुनासिक का स्पंद होता है,
किससे? अनुनासिक। अनुनासिक का आसान सा तरीका आपने समझा, अनुनासिक जो नाक से प्रयोग होते हैं, परंतु हम क्या करेंगे, अकेले नाक से आवाज नहीं निकालेंगे। यार अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या इनमें से कोई नहीं। जैसे यहाँ लिखा केवल नाक से, मैं निकल, जैसे यहाँ एक वर्ण है, मैं नाक से निकल नहीं निकल रहा, मैं क्या, मैं नाक के साथ साथ कहीं मुख का इसमें प्रयोग करूंगा, नाक और मुख इसमें दोनों आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों पे थोड़ा सा ध्यान रहना, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अपना क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते रहे। आगे है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अभी ये बात आती है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। मैंने सबसे पहले बात की थी कि व्यंजनों को, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांट दिया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्ष व्यंजन। अंतस्थ जो स्पर्श व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग। जो वर्ग होता है हमारे 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पांचों के वर्गों के 5-5 वर्ण 25 हुए। परंतु जो पंचम वर्ण जो होता है उसका प्रयोग नासिका से किया जाता है। इसलिए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, जो 5वां अक्षर जो होता है वर्ग का वो होता है अनुनासिक व्यंजन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन प्रश्नों पे थोड़ा सा ध्यान देना और इनका रिवीजन अगर आप करते हैं तो पेपर ऑफ व्यू से आप इस चीज में आपको बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आगे है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देखा है? समास, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। समास मतलब पास में बैठाना। समास का क्या मतलब होता है? समास का मतलब ये होता है कि दो पद या दो शब्दों के बीच विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप करना, वो समास होता है। अव्यय की बात करूं, अव्यय की बात करूं जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो धातु या शब्द के अंत में जुड़े, तो इसमें क्या होता है? जब क्रिया या मूल धातु के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और प्रत्यय कहां जुड़ेगा? शब्द के अंत में, तो इसका मतलब ये प्रत्यय इसका राइट आंसर होगा। उसे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि वह प्रत्यय जो किसी मूल धातु या क्रिया के साथ अंत में जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहेगा? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात उपसर्ग मैंने क्या बोला? वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यह क्या? प्रख्यात, प्रधन ख्यात, तो यहां पे कौन सा उपसर्ग आएगा? क्योंकि उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश, तो एक शब्द का अंश होगा जो शब्द के प्रारंभ मतलब ख्यात के प्रारंभ में जोड़ा जा रहा है, वो है प्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहेगा कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? लेखक, तो लेखक की यहां पे कहीं ना कहीं बात की जा रही है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन रहेंगे क, इक, आक और अक। तो यहां पे क्या है? लेखक, लेख धन अक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। क्या बोला कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पे अक आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका रहेगा, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? उनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि, या इनमें से कोई नहीं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है। विकारी और अविकारी, अविकारी के बाद में बात करेंगे। विकारी, तो विकारी शब्द किसको? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तो हमने सुना है, ये चीजें हमने सुनी है, परंतु हमने विकारी शब्द नहीं सुना होता। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका जो होगा विकारी शब्द कौन से होते हैं?
तो उसे एक सिंपल सा ध्यान रखना कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये क्या होते हैं, विकारी शब्द। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, अविकारी शब्द होता है। विकारी तो हमने समझ लिया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यहां पे आप सीधे समझ जाओगे कि अविकारी कौन सा है। अविकारी कौन सा है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय या विस्मय आदि, ये क्या होते हैं, अविकारी। तो यहाँ पे अव्यय शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये किस में आता है, विकारी में। तो अविकारी में क्या रहा है, अव्यय। अव्यय इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है। अगर मैं संज्ञा की बात करूं, संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या किसी नाम स्थान, किसी के नाम का, स्थान का या वस्तु के नाम का बोध किया जा रहा है, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक में। दूसरा है जातिवाचक, जिसमें पूरी की पूरी जाति का, किसके नाम, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के या किसी स्थान के पूरी की पूरी जाति का। तीसरा भाव, मतलब भावों को देखा जाता है। परंतु यहाँ पे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा शब्द है, गाय। मतलब गाय की बात की, गाय तो बहुत सारी होती है, अलग अलग नस्ल की होती है, इसमें से ये जाति में जा रहा है। आगे है पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारे हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो हम झोलाधार के पहाड़ पे बैठे हुए, बहुत सारे पहाड़ हैं, अलग अलग पहाड़, मतलब अलग अलग पहाड़ों की बात होगी, वो भी अलग, अगर बहुत ज्यादा पहाड़ हो वो जातिवाचक में आएंगे। आगे है यमुना। अगर मैं यमुना की बात करूं तो यमुना नाम एक है, तो मैंने क्या बोला, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लिया जाता है। इसका मतलब यमुना, सी इज द राइट आंसर। आम क्यों नहीं आया, आम बहुत सारे टाइप के होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, क्लियर। तो आम इसमें नहीं आ सकता, इट मींस यमुना इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष। तो यहां पे मैं पुरुषवाचक की बात करता हूं, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम में क्या होता है, जिसमें कर्ता अपनी बात करता है, ये उत्तम होता है। मध्य में क्या होता है, जिसमें कर्ता अपने सामने वाले की बात करता है। और अन्य में क्या होता है, जिसमें कर्ता सामने वाले से किसी तीसरे पर्सन की बात करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेगा। तो ये पूछा मुझे, अगर मुझे कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने आप की बात करेगा, तो उत्तम पुरुष इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न आपका रहेगा, 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान का अर्थ। मतलब 3 दिन तो मेहमान रहता है, जैसे घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, 3 दिन हमें मेहमान की तरफ उसकी खातिरदारी की जाती है, चौथे दिन उसको जो है वो अलग नजरों से देखना शुरू किया जाता है कि ये हैवान हमारे घर में रह रहा है। इसका अर्थ क्या होगा, अतिथि थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाते हैं, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कि थोड़े देर की जो खातिरदारी है वही अच्छी लगती है, 2-3 दिन ही हमें जो है गेस्ट बन के जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा दिनों के लिए हम उन लोगों को हैवान लगते हैं। तो आज का प्रश्न आपका रहेगा, आज आपका एक प्रश्न रहेगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या कोई भी नहीं। ठीक है, आज का आपका ये प्रश्न रहेगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में डाल के अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।